गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे हम क्विक रिवीजन कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ठीक है। ऑलरेडी आप 11th में जितने पढ़े हो उसी का क्विक रिवीजन है, तो आप नोट्स देख लो, या तो ये वीडियो में आपको मैं फॉर्मूले ही बताऊंगा, कहीं पे अगर डाउट हो तो फिर से आप वापस क्या देख लो, नोट्स देख लो और वहां से थोड़ा डिटेल में समझ जाओ अगर भूल गए होगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था याद करो। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, Q इक्वल्स टू एन ई। देन हमने पढ़ा करंट एवरेज, आई एवरेज क्या था, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। देन हमने पढ़ा आई इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पे करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जिसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। इसके कुछ आपको न्यूमेरिकल भी कराए थे, किस तरह से करंट आई इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी निकालना है जब आपको क्यू गिवन हो और टाइम गिवन हो। नेक्स्ट आपको चार्ज फाइंड आउट करने का भी बताया था, दैट इज क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, तो वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज पे आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी होता है, जब क्यू कैसा हो, यूनिफॉर्म फ्लो हो, चार्ज का यूनिफॉर्म फ्लो हो वायर में। नेक्स्ट हमने देखा था क्या देखा था, नेक्स्ट हमने देखा था कि वहां पे नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर पे किस तरीके से करंट हर जगह पे सेम होता है। नेक्स्ट हमने देखा था करंट कैरियर्स, जो करंट को कैरी करते हैं, आपने वहां पे सॉलिड देखा था, लिक्विड देखा था, गैसेस देखा था एंड सेमीकंडक्टर देखा था, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में, दैट इज टाउ जैसे लिखते हैं हम लोग, तो उसके डायरेक्ट फॉर्मूले में यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, और वो थोड़ा सा अगर आपको डाउट हो तो आप नोट्स देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हम VD का फॉर्मूला निकाले थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता होगा, दैट इज छोटा ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ। यहाँ पे छोटा ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बड़ा ई क्या होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। देन एम होता है दैट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और उसका वैल्यू कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द माइनस 31 kg, ठीक है। देन टाउ क्या हो गया आपका, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन टर्म्स ऑफ अगर पोटेंशियल लिखना चाहें तो VD इक्वल्स टू आप ऑलरेडी पढ़ेंगे, E इक्वल्स टू दैट इज V डिवाइडेड बाय L, ठीक है। V होता है आपका पोटेंशियल। एक बार नोट्स देख लेंगे अगर कहीं पे डाउट हो। दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मैं आपको बस फॉर्मूले का रिवीजन कर रहा हूं, डिटेल में नहीं पढ़ा सकता। तो E V डिवाइडेड बाय M इंटू L इंटू टाउ। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखेंगे तो ये होगा। देन आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन, I इक्वल्स टू पढ़े थे NEAVD, ठीक है, जहां पे N हो गया दैट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी बोल सकते हो। अगर पॉजिटिव चार्ज दिया हो तो चार्ज डेंसिटी में प्रोटॉन लेना है, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या तो लिख देता हूँ यहाँ पे चार्ज डेंसिटी। अगर प्रोटॉन हो तो पॉजिटिव चार्ज लेना, अगर नेगेटिव चार्ज से करंट हो तो इलेक्ट्रॉन लेना, चार्ज डेंसिटी। ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, ठीक है। देन VD हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सबको रिलेट करूंगा इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए जस्ट, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले देख लो एक बार, फिर दोनों को रिलेट करते हैं। ब्लू पेन थोड़ा यूज करते हैं, जैसे कि मान लो ब्लैक, ठीक है। बहुत कुछ यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। यहाँ पे और एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट इज V का V डिवाइडेड बाय M इंटू L इंटू टाउ, ठीक है। इन दोनों को रिलेट करो। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो गया, I डिवाइडेड बाय NEA, ठीक है, दोनों इक्वल है। रेजिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टेंस का आपने फॉर्मूला पढ़ा है ओम्स लॉ में, ठीक है। ओम्स लॉ में क्या पढ़े, V इक्वल्स टू I इंटू R, और रेजिस्टेंस के लिए लिख सकते हैं दैट इज V डिवाइडेड बाय I, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों को इक्वेट करो, E V टाउ डिवाइडेड बाय M इंटू L
दैट इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय NEA। ठीक है, ये L है। ठीक है, V बाय क्या आ जाएगा, देखो V डिवाइडेड बाय दैट इज द रेजिस्टेंस, R इक्वल्स टू V बाय I, और उसका वैल्यू कितना आएगा V बाय I, या ML डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर 8 टाउ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया, रेजिस्टेंस R का वैल्यू आता है ML डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर 8 टाउ। ठीक है, लगता है थोड़ा सा डल आ रहा है, मैं ब्लू कलर यूज करता हूं। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या आएगा आपका, रेजिस्टिविटी क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा R इक्वल्स टू रो L बाय A। एक काम करते हैं, ये रेजिस्टेंस आ गया, कंडक्टेंस कितना होगा देखते हैं, उल्टा कर देंगे ना तो डायरेक्ट आएगा। कंडक्टेंस क्या होता है, दैट इज C लिख सकते हो या तो G, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा NE स्क्वायर 8 टाउ डिवाइडेड बाय M इंटू L, इसका उल्टा। देन रेजिस्टिविटी बताता आपको, रेजिस्टिविटी क्या होगा, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा R इक्वल्स टू रो L बाय A, ये एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद करो। तो इस वाले फॉर्मूले में जैसे कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था ML डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर 8 टाउ, इसमें देखो L बाय A को हटा दो। ठीक है, तो कैसे लिखूं, M NE स्क्वायर टाउ इंटू L बाय A, तो R इक्वल्स टू ये वैल्यू था। अब रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू M डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर टाउ, तो ये आ गया आपका रेजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, टिटेनस सिग्मा, और कंडक्टिविटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये कितना आ जाएगा NE स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय M। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को लिखा जाता है J। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना आता है, देखो अगर हम देखेंगे ये जो करंट डेंसिटी है एक कंडक्टर में अगर देखेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये अगर एरिया है और इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो ये एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी इस तरीके से लिखा जाता है J वेक्टर, J ऑफ करंट डेंसिटी डायरेक्शन। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं दैट इज I इक्वल्स टू J वेक्टर डॉट ऑफ A वेक्टर। ठीक है, या तो लिख सकते हो JA कॉस थीटा, इस जगह पे थीटा कितना आएगा 0। अगर मान लो कंडक्टर ऐसा हो, ये होता है एरिया वेक्टर और ये आ गया J वेक्टर, दिस इज द थीटा एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करंट कितना आ जाएगा, दैट इज J डॉट A, और लिख सकते हैं JA कॉस थीटा, ये होता है आपका थीटा एंगल। और जनरली हम लिखते हैं दैट करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू, यहाँ पे देख लो थीटा 0 है तो JA आ गया, तो करंट डेंसिटी जनरली लिखा जाता है J इक्वल्स टू, स्केलर में लिख रहा हूं, दैट इज I डिवाइडेड बाय A। J इक्वल्स टू क्या आ गया, I डिवाइडेड बाय A, और यहाँ पे ये देखो इज I डिवाइडेड बाय, तो डेड वेलोसिटी के साथ रिलेशन J डिवाइडेड बाय NE, डेड वेलोसिटी के साथ करंट डेंसिटी का रिलेशन क्या है, J डिवाइडेड बाय NE। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, उनके फॉर्मूले बस बात लिखूंगा। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इनके कुछ प्रॉब्लम आपको बताता। जैसे कि मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, इसका लेंथ मान लो L
और ये आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। देखते हैं क्लियर है कि नहीं, एक बार वीडियो देखता हूँ। ठीक है, तो इसका मान लो रेजिस्टिविटी कितना है, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑलरेडी पता होगा आपको, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल के ऊपर, और बोल सकते हैं डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अगर आप मटेरियल चेंज करोगे तभी जाके रेजिस्टिविटी चेंज होगा, नहीं तो सेम मटेरियल के लिए चाहे आप कम लो या ज्यादा लो, कम लेंथ का कंडक्टर लो या ज्यादा लेंथ का, अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। तो इस जगह पे फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं R इक्वल्स टू रो L बाय A। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, दैट इज रो इनटू L बाय A। जहां पे बोल सकते हो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रुको डिटेल बात करते हैं। तो R इक्वल्स टू रो L बाय A है। मान लो मैंने दो कंडक्टर लिया इस तरीके से, ठीक है। इसका लेंथ मान लो L1 है, इसका लेंथ मान लो L2 है, इसका मान लो रेजिस्टिविटी रो1 है, दोनों अलग डिफरेंट मटेरियल, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। तो रेजिस्टेंस रेशियो अगर देखेंगे, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 इक्वल्स टू रो1 L1 बाय A1। इसका अगर रेजिस्टेंस देखेंगे R2 इक्वल्स टू रो2 L2 बाय A2। ठीक है, रेजिस्टेंस रेशियो कितना आएगा, R1 बाय R2 दैट इज इक्वल्स टू कितना है, रो1 डिवाइडेड बाय रो2 इंटू L1 डिवाइडेड बाय L2 इंटू A2 डिवाइडेड बाय A1। ठीक है, अगर डिफरेंट मटेरियल हो। अगर सेम मटेरियल की बात करें, अगर सेम मटेरियल हो तो रो1 इक्वल्स टू क्या आएगा, रो2, क्योंकि रेजिस्टिविटी तभी चेंज होता है जब डिफरेंट मटेरियल हो। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, R1 बाय R2, ये दोनों इक्वल हो गए तो कट गए 1, देन L1 बाय L2 इंटू कितना है, A2 बाय A1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर पे। स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर, अगर एक वायर को खींचते हो, मान लो एक स्ट्रेच करा, एक वायर को खींच दिए, तो उसमें क्या होने वाला, उसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, बट उसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो लेंथ बढ़ता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होता है आफ्टर स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर। ठीक है, तो उस वाले केस में किस तरीके से रेजिस्टेंस वेरी करेगा, उसी का कैलकुलेशन आपने पढ़े होंगे। तो देख लो एक बार। तो जैसे ही मान लो ये मोटा सा वायर था, इसका लेंथ L1 है, उसको स्ट्रेच करे, खींचने के बाद उसका लेंथ तो बढ़ गया, बट उसका अगर रेडियस देखेंगे, डायमीटर देखेंगे तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मटेरियल देखेंगे तो दोनों का सेम है, क्योंकि एक ही मटेरियल को हम खींच के लंबा कर रहे हैं। तो इसका रेजिस्टेंस इस जगह पे कितना आया, रो L1 बाय A1, इसका रेजिस्टेंस कितना है, रो L2 बाय A2। इस वाले केस में भी वैल्यू कितना है, R1 बाय R2 दैट इज इक्वल्स टू L1 बाय L2 इंटू A2 बाय A1। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है फाइंड आउट द फाइनल रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग। दिस इज द फाइनल रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो खींचने के बाद उसके रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, खींचने के बाद पता है आपको लेंथ तो बढ़ गया, लेंथ बढ़ा यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ के साथ रेजिस्टेंस का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। तो इन्हीं दोनों को रिलेट करते हुए फॉर स्ट्रेचिंग ऑफ वायर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। अगर आपको ओनली लेंथ दिया हुआ है, इनिशियल पे लेंथ इतना था, फाइनल पे लेंथ इतना हो गया, देन व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस। ठीक है, ओनली अगर लेंथ गिवन हो तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। इसका मतलब जैसे कि मान लो इनिशियल रेजिस्टेंस R था, लेंथ L था, यानी कि ऐसे लिखते हैं L लेंथ पे रेजिस्टेंस R था। ठीक है, L लेंथ पे रेजिस्टेंस कितना था, R। आफ्टर स्ट्रेचिंग लेंथ कितना हो गया, 2L हो गया। आफ्टर स्ट्रेचिंग लेंथ कितना हो गया, 2R। देन व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस,
L लेंथ पे रेजिस्टेंस R था, आफ्टर स्ट्रेचिंग लेंथ बिकम्स ट्वाइस, कितना हो गया 2L, देन व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। तो इस केस में आपको क्या करना है, मैंने जैसे बताया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ये नया वाला रेजिस्टेंस कितना है, ये पुराना है L टाइम पे R था, तो नया वाला रेजिस्टेंस कितना होगा L स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करो कितना टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड वन, यानी कि इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 4R। तो L अगर ट्वाइस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा 2 का स्क्वायर, दिस इज द 4 टाइम्स। तो ये हो गया आपका न्यू रेजिस्टेंस। उसी तरह एरिया अगर देखेंगे, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, ठीक है। जैसे पूछा गया खींचने के बाद क्या होता है, वायर का एरिया घटता है, याद रखना। तो पहले इनिशियल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, खींचने के बाद A/2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो इसी टाइम पे रेजिस्टेंस R था, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हमने पढ़ा इसका स्क्वायर के टर्म्स पे बढ़ेगा। अच्छा, इसका स्क्वायर के टर्म्स पे बढ़ा दो, न्यू रेजिस्टेंस 1 इसका कितना है A/2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 2 कहां चला जाएगा ऊपर, 2 का स्क्वायर कितना है 4, यानी कि अगेन न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4R। तो ध्यान रखें 2 टाइम्स L इंक्रीज हुआ तो ये कितना है 4R, यानी कि 2 का स्क्वायर के टर्म्स से बढ़ा। अगेन जब एरिया घटा यानी कि A/2 ये घटेगा तो ये फिर से बढ़ने वाला है, तो कितने पे बढ़ेगा, अगर एरिया घटा 2 टाइम्स तो इसके स्क्वायर 4 टाइम्स फिर से क्या होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि मान लो रेडियस और डायमीटर का दिया, तो हमने देखा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। अच्छा, एरिया का स्क्वायर है तो रेडियस का कितना आएगा पाई, एरिया पाई R स्क्वायर, उसका स्क्वायर तो कितना है, दैट इज 1/R⁴ टाइम्स। और डायमीटर का देखें, अगेन R 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना है डायमीटर का 2R कर दे तो D आया, ठीक है। तो ट्वाइस ये कितना है, अगेन रेडियस डायमीटर भी कितना आएगा 4 टाइम्स आएगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, 4 टाइम्स है, अगेन 4 टाइम्स। तो आपको पूछा गया इफ अ वायर इज स्ट्रेच सो दैट इट्स रेडियस डिक्रीज बाय 2 टाइम्स, इसका अगर रेडियस डिक्रीज होता है 2 टाइम्स तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा 2 का 4 कितना है 4 8 एंड 16 टाइम क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको परसेंटेज में देता है, आपको मैं क्विक जैसे कैलकुलेशन करना, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, डायरेक्ट तरीके से आप कैसे निकाल सकते हो उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे कि परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ और दे रहा है परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया, अगर ऐसे सवाल दे तो आपको डायरेक्ट मेथड बताता। अगर कहीं पे मान लो 10% इंक्रीज इन लेंथ दिया तो डायरेक्ट अगर पुराना रेजिस्टेंस R इज द ओल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, ओल्ड है, और उसी वायर पे अगर 10% इंक्रीज किया गया लेंथ पे तो उसका फाइनल रेजिस्टेंस R' जो है इज द न्यू रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पुराना एक वायर है जिसमें 10% इंक्रीज किया गया लेंथ पे जिसका रेजिस्टेंस R था, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 1.21 इंटू R। ये हो गया आपका न्यू रेजिस्टेंस। मान लो 20% इंक्रीज कर दिया, कितना आ जाएगा 1.44 इंटू R। समझ में आ रहा है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा 13 का, 1.69 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। वही बात अगर एरिया में देता है, R इज ओल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, 10% डिक्रीज इन एरिया, अगेन कितना आएगा 1.21 टाइम्स ऑफ R। एरिया डिक्रीज होगा तभी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो हर एक केस में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। 20% डिक्रीज इन एरिया 1.44 R, 30% डिक्रीज इन एरिया
1.69 आर। समझ में आया? ये हो गए कुछ बड़े परसेंटेज 10, 20, 30। छोटे परसेंटेज में देखो तो आपको उस जगह पे क्या पूछेगा, देखो आपको पूछा इफ अ वायर इज स्ट्रेट so that its length is increased by 0.1%। मान लो लेंथ कितना इंक्रीज हो गया, 0.1%, where old resistance is R, यानी कि रेजिस्टेंस उस वायर का, when resistance old resistance is कितना दिया, R दिया, तो न्यू पूछेगा, तो न्यू वाला कितना आएगा, डायरेक्ट R डैश दैट इज इक्वल्स टू 0.21% इंक्रीज हुआ है लेंथ में, तो 0.2% इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, कैसे करना है, तो आपने पढ़ा था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। लेंथ अगर इंक्रीज होता है 0.1%, तो रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा, दैट इज 0.1 इंटू 2 कर दो, बस कितना आ गया, 0.2%। ठीक है, जैसे कि एरिया का दिया, या तो बोल दो आपको दिया लेंथ इंक्रीज बाय 0.2%, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0.2 इंटू 2 कितना आएगा, 0.4%। उसी तरह एरिया का भी है, एरिया भी बढ़ने वाला है, आपको बोला 0.2% इंक्रीज इन, सॉरी आ गया 0.1% डिक्रीज इन एरिया, डिक्रीज होगा एरिया तभी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, 0.1% डिक्रीज इन एरिया, देन 0.2% इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटू 2 कर